कौमी असेंबली में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में शिकस्त के बाद अब यह सवाल अहम है कि पार्लियामेंट के अंदर गैर मुतवक्किल नताइज के बाद पीडीएम का मुस्तकबिल और लाएमल क्या होगा। क्या पीडीएम इन हाउस तब्दीलियों के ऑप्शंस पर फोकस करेगी या अब ऑपोजिशन की तमाम जमातें पूरा जोर इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर लगाएंगे। आज इस हवाले से मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें जराए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने लॉन्ग मार्च की तैयारियों और पीडीएम के मुस्तकबिल पर बातचीत की है। अहम बात यह है कि आज भी मौलाना फजल रहमान ने इस बात पर जोर दिया है कि अब इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए पीडीएम जमातों को फौरी इस्तीफों का ऐलान करना चाहिए। अब देखना होगा कि पीडीएम पीर को होने वाले सबराई इजलास में इस बारे में किस नतीजे पर पहुंचती है। पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से हम बात करेंगे, इस पर नून लीग का और पीपल्स पार्टी दोनों का मौकिफ लेंगे, मगर पहले आज सामने आने वाली अहम पेशरफ्त पर बात करते हैं। नैब ने नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर है और उन दोनों केसेस में अदालत ने मरियम नवाज को 1.5 साल से मेरिट पर जमानत दे रखी है। मगर आज नैब ने अपनी दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि मरियम नवाज की जमानत मनसूख की जाए, क्योंकि मरियम नवाज जमानत पर रिहाई का नाजायज फायदा उठा रही हैं। नैब ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया है कि मरियम नवाज जमानत पर रिहा होने के बाद मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी करके मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रही हैं। दरख्वास्त में यह मौकिफ भी अपनाया गया है कि मरियम नवाज जमानत के बाद से नैब से ना ही ताउन कर रही हैं और ना ही मतलूब दस्तावेजात और रिकॉर्ड फराम कर रही हैं। मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में दस्तयाब फराम करने के लिए 10 जनवरी 2020 को नोटिस भेजा गया था, मगर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी और जब 11 अगस्त को उन्हें जाती हैसियत में तलब किया गया तो उन्होंने सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब ऑफिस पर हमला कर दिया। नैब मरियम नवाज की जमानत मंसूख करवाना चाहता है, मगर सवाल यह है कि अगर मरियम नवाज इदारों के खिलाफ बात कर भी रही हैं तो नैब, जिसका काम मुल्क से करप्शन का खात्मा है, इसका सियासी और सिक्योरिटी मामलात से क्या ताल्लुक है। जब हमने ये सवाल नैब तर्जुमान से किया तो उन्होंने कहा कि ये एक सब जुडिस मैटर है और नैब अपना मौकिफ सिर्फ अदालत में ही देगा। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ऑप्शंस पीडीएम के पास इस वक्त मौजूद हैं, इन मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एहसन इकबाल साहब, कल जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को शिकस्त हुई चेयरमैन इलेक्शन में और आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने कहा कि ना हमारा कोई सेनेटर बिका है, ना कोई सेनेटर हमारा झुका है, लेकिन उस दौरान डिप्यूटी चेयरमैन के लिए गिनती अंदर जारी थी जो कि पीडीएम के कैंडिडेट थे और उनको सिर्फ 44 वोट पड़े हैं, 7 वोट वहां पर शिकस्त हुई है, 7 वोट ज्यादा पड़े हैं हुकूमती कैंडिडेट को। तो आप तो कह रहे थे कोई ना बिका है ना झुका है, लेकिन वहां तो वाज़ेह है कि पीडीएम के लोग टूटे हैं। जी शहजाद, मैंने ये बात जब चेयरमैन के वोट सामने आए तो उसके ऊपर कही थी कि हमें 49 वोट पड़े हैं और हुकूमती इत्तेहाद को 48 वोट पड़े हैं। और आपने देखा है कि किस तरीके से वैलिड वोट्स को इनवैलिड करके उस फतह को शिकस्त बनाया गया और शिकस्त को फतह बनाया गया। और जब चेयरमैन का इलेक्शन हो गया जिसके अंदर नताइज को मैनिपुलेट किया गया, तो उसके बाद फिर जो डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन पे उसका असर यकीनन पड़ा होगा और 4-5 लोग जो फ्लोटर थे या उनको किसी तरह पे कोई लालच दिया गया होगा। आप मुझे ये बताइए कि वो हमने जो एक मुफक्कर आलम और मुफ्ती आज़म हज़रत इमरान खान साहब अखलाकियात पे दर्स देते हुए सुने थे, जो कहते थे कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए और जिसकी जितने वोट हैं उतने वोट पड़ने चाहिए। आपने उनकी नीयत देख ली, जैसे कि पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद के ऊपर उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की। किस साइंस के तहत उन्होंने 47 को 53 बनाया और 53 को 47 बनाया, अकलियत को अक्सरियत किया, अक्सरियत को अकलियत किया। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इमरान खान साहब के जहां मफाद पूरा होता है वहां पे अपने असूल ये गटर में फेंक देते हैं और जहां इनके मफाद को जद पड़ती है वहां पे ये असूल का झंडा पकड़ के बड़े मुफक्कर बन जाते हैं। तो ये सारा जो सेनेट में इलेक्शन में हुआ, उस दिन स्पाई कैमरास निकले। आप मुझे बताइए कि हमने अपने मुल्क के नौजवानों को क्या पैगाम दिया है कि हमारा जो सबसे आला तरीन ऐवान है
उसके अंदर भी ढंग के साथ इलेक्शन हम नहीं करा सकते। एक एक करके हम हर इदारे को मुतनाज़े बना रहे हैं, हर इदारे की साख खत्म कर रहे हैं। हम एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस के धाने पे पहुंच चुके हैं और मैं नहीं समझता कि इसकी मंजिल जो इसके कोई स्कीमर है या जिनके पास खाका है वो मुल्क को किस जगह पे लेके जाके खड़ा करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही काबिले मुजम्मत है जिस अंदाज में हुआ, और ये एक तसलसल है। NA-75 से शुरू हुआ, हाँ। कभी ये नहीं हुआ था, बक्से चोरी होते थे, वोट चोरी होते थे, प्रिजाइडिंग अफसर चोरी हो गए। जो इखलाकियात वाले नुक्ता उठाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सवालात हमने बार बार उनके सामने रखे। ये पूछा है कि आप तो कहते थे कि अगर अददी एतबार से हमारे वोट कम है तो फिर कोई बंदा जीत नहीं सकता, जीतेगा तो इसका मतलब करप्शन हुई है। ये सवाल हमने सारे किए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पहला जब सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था, जब गिलानी साहब वो हारे, तो इसके बाद उसका असर डिप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन पे पड़ा। ये कैसा असर था? कल मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कह रहे थे कि मोराल डाउन हो गया। अगर मोराल डाउन हुआ है और कुछ असर पड़ा, इस वजह से आप लोग दूसरा इलेक्शन हार गए, तो आगे तो आपने शायद नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना हो, आपने सड़कों पे निकलना हो, इस्तीफों की आप बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या असर पड़ेगा इसका? इसमें कोई शुबा नहीं है कि कुछ सेनेटर हजरात की कमजोरी है, और यही वजह है कि हर पार्टी अपने अपने सफ़ों में जायजा लेगी कि कौन से सेनेटर हजरात हैं जो डिप्टी चेयरमैन के वोट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उसकी क्या वजूहात हैं। ये मैं समझता हूं कि हर जमात को जरूर इसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर उस बुनियादी नुक्ते की तरफ आऊंगा कि जो हम मुसलसल कहते रहे हैं, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि हमारे मुल्क की रियासत गैर जानिबदार नहीं है, और जब तक हमारी रियासत और रियासती इदारे आइन के दिए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक गैर जानिबदार नहीं होंगे, इस मुल्क के अंदर ये झगड़े और ये तबाही का अमल चलता रहेगा जो 70 साल से हमारा मुकद्दर बना हुआ है। कभी कन्वेंशन लीग बनाई जाती है, कभी काफ लीग बनाई जाती है, कभी पैट्रियट ग्रुप बनाया जाता है, कभी 2018 के इलेक्शन में RTS सिस्टम बैठा के PTI को ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, कभी 64 अरकान को नजरअंदाज करके या उनके ऊपर कोई जादू चला के उन्हें 50 बना दिया जाता है। ये छू मंतर जो जमहूरियत है हमारे रियासत की साए के अंदर चलती है, अब इसको बंद होना पड़ेगा। ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। अगर किसी ने समझा है कि वो मुल्क ऐसे चला सकता है तो पिछले 70 साल से देख लें, एक एक करके सारे मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं। बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, हम किसका इंतजार कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? अगर आप कह रहे हैं कि रियासती इदारे जानिबदार हैं और उस वजह से इस किस्म के इलेक्शन होते हैं, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब कैसे जीत गए? और उस वक्त तो आप लोग तमाम लोग कह रहे थे कि रियासती इदारे जो है वो न्यूट्रल हैं, और इसीलिए ये सवाल उठता है कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो कहते हैं कि न्यूट्रल है, जब इलेक्शन हार जाते हैं तो आप कहते हैं कि जानिबदारी है इनकी। मैं आपको अर्ज करूं कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं उन्हें भी कम से कम 15-20 वोटों के मार्जिन से जीतना चाहिए था, इसलिए कि उनके मुकाबले में हुकूमत के वजीर खजाना खड़े थे जिनकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर शदीद बेचैनी है, और हर रुकन जो हुकूमती इत्तेहाद का है वो अवामी दबाव के आगे मजबूर भी था। और फिर खास तौर पे उनके पास एक शिकायतों का अंबार था कि पिछले 3 सालों तक उनकी वजीर खजाना तक कोई रसाई नहीं थी। हद ये कि वो तो पार्लियामेंट भी तशरीफ नहीं लाते थे। तो इस वजह से उनका हारना बहसियत उनकी अपनी उम्मीदवारियत के वो बिल्कुल एक कोई साहब, इसका तो काउंटर आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है ना कि सादिक सिंजरानी साहब के ताल्लुकात सेनेटर्स से बड़े अच्छे थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, नून लीग के हो, उनसे बड़े खुश थे कि उनके काम आते हैं, उनके काम करवा देते हैं। तो ये आर्गुमेंट भी हो सकता है, लेकिन आप ये बात ठीक कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रियासती इदारों की जानिबदारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ऐड कर दीजिए कि इलेक्शन में जो पैसा चलता है इस अमल को भी रोकना होगा। 2015 में आप चाहते थे हो, तहरीक इंसाफ ने आपका साथ दिया कि ओपन बैलेट करवाएं, पीपल्स पार्टी नहीं मानी। पीपल्स पार्टी इस सिस्टम की बेनिफिशियरी रही है, सीक्रेट बैलेट की। तो आपने कहीं ना कहीं क्या रियलाइजेशन है कि ये जो सेनेट इंतखाबात हुए उसके बाद चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, इसमें बहुत आवाजें उठी हैं, लोगों का एतमाद उठ जाएगा अगर इस तरह के इलेक्शन होते रहे। तो क्या अब दोनों साइड्स, ट्रेजरी और ऑपोजिशन, बैठ के आगे 2024 के इलेक्शन के लिए कोई लाएमल बनाएंगे कि ये सीक्रेट बैलेट ना हो, ओपन बैलेट हो, या अगर सीक्रेट हो तो उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए? देखिए, जो ये सेनेट का इलेक्शन है ना, ये हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक बहुत सा छोटा सा कंपोनेंट है। असल मसला इस मुल्क के आम इंतखाबात के ऊपर जो डाका डलता है वो है। और हमने हमेशा PTI से ये कहा कि देखिए, जब हमारी हुकूमत थी हमने भी एक तमाम जमातों की कमेटी बनाई, उसमें एक इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज इत्तफाक राय से मंजूर कराया,
और हमारी जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात को जिस भोंडे अंदाज से 2018 में छीना गया, और आपने देखा कि पहले छोटे सूबे शिकायत करते थे, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो अपनी शिकायतें लेकर फिर रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जमात जिसको उसने मैंडेट दिया, किस तरह से उससे मैंडेट छीना गया। 50,000 बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब गैर आईनी तौर पे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है गैर आईनी तौर पे बरतरफ किया गया। 2.25 साल हो गए शहजाद, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये महरूमी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर आ गई है। पहले बलोचिस्तान से आवाज आती थी, खैबर पख्तूनख्वा से आती थी, सिंध से तमाम चाहे सेनेट इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो, इस पर हुकूमत कहती है हम रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं, हम पहले भी बिल लेकर आए थे। क्या ऑपोजिशन बैठेगी कि कम से कम ये मामला आगे ना हो? देखिए, जो अगला इलेक्शन है वो उसके लिए यकीनन इस्लाहात जरूरी हैं, और अगर कोई संजीदा ऐसी कोशिश होगी जिसमें कि एक जामे कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन पैकेज पे बात होगी तो उसको जरूर ऑपोजिशन की लीडरशिप कंसिडर करेगी। पर यह नहीं हो सकता कि जो मफाद इमरान खान साहब का हो, जहां पे इस्लाह करने का, वो इस्लाह तो हो जाए, लेकिन जहां सिस्टम को इम्प्रूव करने और ट्रांसपेरेंट करने की बात हो, और जहां पे इमरान खान साहब को अपना नुकसान नजर आए, वो ना करना चाहे तो वो ना किया जाए। सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए होनी चाहिए, किसी फर्द वाहिद या किसी जमात के लिए नहीं होना चाहिए। एहसन इकबाल साहब, एक अगला मौजू मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि अब पीडीएम का लाएमल क्या होगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में तो पहुंच गए, कामयाब हो गए, तो उससे पीपल्स पार्टी का ऐसा लगता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो प्रिवेल कर रहा था पीडीएम में कि हमें इन हाउस तब्दीली की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब गिलानी साहब जिस तरीके से हारे और जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या पीडीएम इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएगी या सड़कों पर निकल के इस्तीफे दे के इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करेंगे? क्या हिकमत अमली होगी पीडीएम की? देखिए, हमारा तो मुस्लिम लीग नून के पास कभी इस बारे में कोई मुगालता नहीं था, हमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस इनकम्बेंट हुकूमत के खिलाफ, जिसके पास तमाम एजेंसीज होती हैं, तमाम वसाइल होते हैं, उसकी कोई पाकिस्तान में अभी तक मिसाल नहीं। चूँकि हमारा जो सिस्टम है वो इतना गैर जानिबदार नहीं है रियासती इदारों का, तो इसलिए हम समझते हैं कि वो नॉन स्टार्टर है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ आपने देखा, जब नो कॉन्फिडेंस हुआ 64 मेंबर थे हमारे, वो खड़े हुए, लेकिन जब बैलेट हुआ तो 50 निकले, और फिर वो वीडियो तक गायब करा दी गई। अभी भी जो वहां पे स्पाई कैमरास लगे हैं, हमने दरखास्त दी कौमी असेंबली के अंदर हमें सीसीटीवी फुटेज दी जाए, हमें साफ तरखा दिया गया कि नहीं मिल सकती, वहीले बहाने कर दिए गए। अब उसको टेम्पर किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि जब हम पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में वोट की हुर्मत को नहीं कायम रख सकते, तो एक दूर अफ्तादा पशीन का कोई गांव ले लीजिए, या डेरा गाजी खान का, या इकबाल साहब, पहले पीपल्स पार्टी आपको कायल करने में कामयाब हो गई थी कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, इस्तीफों से पहले बाय इलेक्शन में जाना चाहिए, सेनेट इलेक्शन लड़ने चाहिए। तो क्या अब आप पीपल्स पार्टी को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे कि सड़कों पर निकलना है? आज फजल रहमान साहब कह रहे थे और सड़कों पर निकलने से पहले हमें इस्तीफा देना है, क्या इस बात पर कायल कर सकेंगे पीपल्स पार्टी को? जी, 16 तारीख को लीडरशिप मीटिंग बुलाई गई है, और इसमें तमाम पार्टीज जो हैं मौजूदा हालात के ऊपर अपनी राय देंगी। लॉन्ग मार्च का तो हमने कॉल दी हुई है, 26 तारीख को लॉन्ग मार्च शुरू होनी है, और उस पर सब पार्टीज मुत्तफिक हैं। और आपको मालूम है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी थी, तो उस मौके पे जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने तो बहुत पुरजोश तरीके से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। तो इसलिए हमें उस पर तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि सब पार्टीज कमिटेड हैं, लेकिन उसके बाद जो अगर मरहला है वो कैसा होगा, और इस्तीफे जो सब मानते हैं कि हमारे पास एक सबसे पोटेंट हथियार है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस पर मुझे उम्मीद है कि 16 तारीख को लीडरशिप। लेकिन ऐसा इकबाल साहब, आपकी जमात में अब जो क्राउड को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है वो मरियम नवाज की है, लोग उनके कहने पे निकलते भी हैं। उनकी जमानत मंसूख करने के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है नैब ने, और उनका केस 15 तारीख को मुकर्रर भी कर दिया गया है। अगर उनकी जमानत मंसूख हो जाती है, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर कौन लीड करेगा पीएमएलएन को? जी शहजाद, देखिए, अगर किसी के जहन में कोई आयोटा ऑफ डाउट था कि नैब कोई गैर जानिबदार इदारा है, तो इससे नैब ने इश्तिहार लगा के बता दिया है कि वो एक सियासी इदारा है, और वो इमरान खान साहब की हुकूमत का ज़ैली इदारा है, और वो इमरान खान साहब के सियासी एजेंडे पर काम करता है। देखिए, जब जमानत दी जाती है, जमानत नामे में कहीं ये नहीं लिखा जाता कि जमानत के दौरान
आप सियासी सरगर्मियां नहीं करेंगे। अब लॉन्ग मार्च से पहले नैब की तरफ से उनकी जमानत की मनसूखी की दरखास्त एक खुला सबूत है कि नैब इमरान खान साहब के पॉलिटिकल एजेंडे को टो कर रहा है। और ये भी इस मुल्क का एक अलमिया है, जो मैंने शुरू में बात की, एक एक करके इस दौर में 3 सालों में तमाम इदारे, चाहे वो इत्तेसाब के इदारे हैं, चाहे वो दिफाई इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का इदारा है, चाहे वो अदलिया का इदारा है, सबको इस तरह पॉलिटिकल क्राइसिस में और पॉलिटिकल। साहब, हमने ये सवाल किया भी आज नैब के तर्जुमान से कि अगर वो इदारों के खिलाफ बात कर भी रही है तो इसमें नैब का क्या ताल्लुक है? ये तो किसी और इदारे का मामला होगा, नैब का क्या ताल्लुक है? नैब तो एंटी करप्शन इदारा है। तो उन्होंने कहा इसका जवाब हम अदालत में देंगे। लेकिन एक और अहम बात यह, और कल मियां जावेद लतीफ साहब ने टीवी चैनल पर यह बात की, समा टीवी पे, उन्होंने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, और जो लोग इसमें मुलविस होंगे फिर उनको अवाम कटहरे में खड़ा करेगी, और ऐसा ना हो कि एक और हादसा हो जाए मशरकी पाकिस्तान से। वो उसको तशबीह दे रहे थे। ये क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं मियां जावेद लतीफ साहब? अगर कोई मामला ऐसा है थ्रेट का तो उसको आप पार्लियामेंट में लेके जाएं, अदालत में लेके जाएं, राइट फोरम पे ये करें, बजाय कि एक धमकी के जवाब में दोबारा धमकी दी जाए। मेरे भाई शहजाद साहब, उनकी राय होगी। मैंने तो गोली खाई है, मैंने तो इन नालायकों से, और ये जो है उन्होंने हमें जूतियों की भी हितक दे दी है। इधर ही बैठे हैं ना ढीठों की तरह। ये मुल्क हमें प्यारा है, हमने इस मुल्क के लिए अपना खून का कतरा बहाना है और इस मुल्क को डिफेंड करेंगे। इस मुल्क की धरती से और इस मुल्क के आइन से हमें प्यार है। ये किसी और का मुल्क नहीं है, ये हम सब का मुल्क है। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कमिटमेंट है कि अपनी अगली नस्लों को एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता हुआ, आइन से चलता हुआ मुल्क देके जाएंगे, जिसमें लोगों के हकूक महफूज होंगे। पंजाब के लोगों के, सिंध के लोगों के, बलूचिस्तान के लोगों के, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, साथ में मुझे ये बता दीजिए कि ये अगर कोई थ्रेट का मामला है जिसपे कायदे आजम के पाकिस्तान को आइन और जमहूरियत से जोड़ना है, अगर कोई थ्रेट का मामला है जिसपे नवाज शरीफ साहब ने भी 2 रोज पहले एक वीडियो वाले हैं, अगर कोई थ्रेट का मामला है और नवाज शरीफ साहब ने भी 2 रोज पहले एक वीडियो पैगाम दिया था, तो क्या इसको राइट फोरम पे उठाने का इरादा रखती है आपकी जमात? जी बिल्कुल। देखिए, जब पब्लिक के अंदर एक बात ले आई जाए, सबसे बड़ी अदालत पब्लिक की होती है, और वो अब जो मुतलका इदारे हैं उनका फर्ज है कि उस चीज को प्रोब करें। और मैं समझता हूं कि ये नहायत ही काबिल मजम्मत बात है कि एक खातून रहनुमा को इस किस्म की धमकी दी जाए या इस किस्म के उनको लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। और यही अदम बर्दाश्त है, और यही वो नफरत के जज्बात हैं जो पाकिस्तान के अंदर कांटे बिछा रहे हैं, जिनकी फसल हम नहीं चाहते कि कोई काटे। इस मुल्क के अंदर हमें हेट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हेट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहिए। और जिस तरह की बात जावेद लतीफ साहब कर रहे थे कि अगर वो कह रहे हैं कि कोई धमकी दी गई, उसके जवाब में धमकी नहीं होनी चाहिए, राइट फोरम पे उठाएं, पार्लियामेंट है, अदालत है, वहां पर आप इसको लेके जाएं। और एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ थे।